नमस्कार। मैं अपने YouTube चैनल में आज हमारे जो विशेष अतिथि हैं, जो कि मैं चुनाव पर परिचर्चा करता हूं, श्री अमिया कुजूर जी, जो कि रांची के रहने वाले हैं और घूमने के क्रम में मेरे गांव में पधारे हैं। सर, आपका मेरे चैनल में स्वागत है। धन्यवाद। आप सर जो रांची से इस देहात में आए हैं तो कैसा लगा? बहुत ही अच्छा लग रहा है, क्योंकि मैं भी एक देहात में रहा। अब काफ़ी समय शहर में रहने के बाद में एक देहात में आने का एक अलग सुकून मिलता है, तो वो अनुभव मुझे मिल रहा है। तो ये शहर का वातावरण और देहात के वातावरण में क्या अंतर आपको महसूस होती है? देखिए, शहर में क्या होता है, सारे लोग मतलब आना जाना अपना दिनचर्या में इतने व्यस्त रहते हैं कि सुबह कब होता है, शाम कब होता है, पता नहीं चलता है। लेकिन गांव देहात में क्या होता है कि आसपास के लोगों से मिलना जुलना, बातचीत होना और अपने जो भी कार्य होता है वो सब कुछ होता है। तो एक तरह से देखा जाए तो शहर में बहुत बिजी लाइफ है। अब मैं बता दूं कि श्री अमिया कुजूर जी को इच्छा हो गई कि मैं ही इसके रिपोर्टर से बात करूं, मैं ही प्रश्न करूं। तो लीजिए मैं आपको देता हूं। धन्यवाद बिमल जी, मुझे मौका देने के लिए। आज मैं आपसे कुछ आपके विचारों को जानना चाहता हूं। अभी जो आगामी लोकसभा चुनाव होने वाले हैं 2024 लोकसभा का, तो हम राजनीति से की परिचर्चा करने से पहले मैं आप बता देना चाहता हूँ कि हमारा किसी भी पार्टी से कोई संबंध या फिर किसी का समर्थन, हम जस्ट न्यूट्रल रहना चाहते हैं। तो किसी विशेष पार्टी पर बोलना नहीं है मुझे, और किसी के विरुद्ध में भी नहीं बोला, किसी के सपोर्ट में नहीं बोलना। बस मुझे चर्चा करना है, आपके विचारों को जानना है कि आज की राजनीति कैसे चल रही है। क्योंकि कहा जाता है कि लोकसभा चुनाव जब होने के बाद में जब सरकार आती है तो सरकार के बहुत सारे कार्यों पर सीधे तौर पर और इनडायरेक्ट के रूप में भी जनता पर प्रभाव पड़ता है। तो मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आज की राजनीति आप किस रूप में देखते हैं? अब मैं बता देना चाहता हूं कि मैं एक राजनीतिक चिंतक भी रहा हूं, राजनीतिक के टीचर भी रहा हूं, लेकिन आज की राजनीति मुझे, मेरी जो सैद्धांतिक राजनीति है उसे बिल्कुल इतर लगती है। कि सबसे पहले कि आज मूल्य आधारित राजनीति मूल्य विहीन राजनीति हो चुकी है। कि हम जो कर रहे हैं, हमने जो वादा किया है उससे बिल्कुल हट के किया है। दूसरी बात कि सामर्थ्य के नहीं दोष गोसाई। जो सामर्थ्यवान लोग होते हैं, बीइंग ए टीचर ऑफ पॉलिटिकल साइंस, कि जब केंद्र की सरकार शक्तिशाली होगी तो एकात्मक शासन हो जाती है, और जब केंद्र की शासन कमज़ोर होगी तो संघात्मक शासन होगी। और आज जो देखते हैं कि जो सरकार की नीति है, ये कहीं न कहीं मुझे नहीं लगता है कि मेरे राजनीतिक विचारों से इतर लगती है। कि जहाँ पर लगता है कभी कभी आप अपने स्वार्थ के लिए भी बहुत कुछ कर देते हैं। तो बिमल जी, ये तो यथार्थ सत्य है कि आप चाहे इस राजनीति को पसंद करें या ना करें, लेकिन तो राजनीति तो हमेशा चलती रहेगी। आपका क्या विचार है कि कुछ लोगों को आनी चाहिए सामने में, और इस राजनीति जो आप सोच रहे हैं कि आपकी जो विचार से इतर है, तो कौन आएंगे सामने में? इस राजनीति को सुधार करने के लिए कौन आएंगे? ये तो बात बिल्कुल नहीं समझ में आती है, क्योंकि चुनाव के दिनों में गरीबों का मसीहा पैदा हो जाता है। चाचा जी, मैं आपका भतीजा हूँ, मामा जी, मैं आपका भगना हूँ, लेकिन वो आपके पैरों को पकड़ के आपको वोट ले लेता है
फिर यदि आज मैं जिसकी आलोचना कर रहा हूँ, जिसकी आलोचना करके मैंने वोट पाया है, मैं आज सत्ता को प्राप्त करता हूँ, पल में पल झपकते जैसे मौसम की तरह कहीं तुम भी बदल तो न जाओगे, तो जनता का भरोसा ही टूट गया है। और जो हमारे यहाँ की जो सबसे कड़वी चीज़ समझी जाती है, बीइंग ए टीचर ऑफ पॉलिटिकल साइंस, बीइंग ए थिंकर ऑफ पॉलिटिकल साइंस, कि हमारी भारतीय संविधान की राजनीति को जाति, धर्म, सांप्रदायिकता और क्षेत्रीयतावाद ने पूरी तरह से जकड़ लिया है और कहीं ना कहीं हम उसके शिकार हो जाते हैं। ठीक है बिमल जी, तो जैसे एक हमारा जो देश है, कहा जाता है कि सबसे बड़ा लोकतंत्र देश है और मजबूत लोकतंत्र देश, सारी दुनिया में इसकी परिचर्चा होती है। तो आपको क्या लगता है, क्या अभी इस देश में मौजूदा हालत में लोकतंत्र हमारा मजबूत है, या क्योंकि जिस तरह से अभी की राजनीति दिखाई जाती है, पक्ष और विपक्ष ऐसे लड़ रहे हैं जैसे एक दूसरे के दुश्मन हैं। आपको क्या लगता है कि राजनीति लोकतंत्र मजबूत है क्या अभी भी? देखिए, भारतीय संविधान के एक प्रसिद्ध थिंकर ने लिखा था कि हमारा भारतीय संविधान, जिसका नाम डॉक्टर पुखराज जैन था, कि हमारी भारतीय संविधान सही समय में सही परिस्थितियों को देख के लिखा गया है, और कोई भी व्यक्ति यदि कहता है कि मेरा संविधान गलत है तो ये उस व्यक्ति का दुर्भाग्य है। हमारा लोकतंत्र मजबूत है, लेकिन लोकतंत्र के साथ जो छेड़छाड़ होती है अपने हित के लिए, मान लीजिए कि हमारे देश की मुख्य समस्या है बेरोजगारी, भुखमरी, अशिक्षा, जनसंख्या वृद्धि, उस पर लोग ध्यान नहीं दे देते हैं, और क्या लॉलीपॉप थमाते हैं कि 5 किलो चावल दे दो। 5 किलो चावल दे के देश की अर्थव्यवस्था को गिराने का प्रयास करता है, लोगों को पंगु बनाया जाता है। और मेरे समझ से तो ये एक राजनीतिक सौदा है, सौदा लॉलीपॉप है, कि लोग कहता है कि ये चावल दे दो, आवास दे दो, ये दे दो। उसको काम करने के लिए समय दो भाई, उसको पैसा दो, उस पर गाइडलाइन होना चाहिए ताकि वो देश का उत्पादन बढ़ाए। ऐसे हमारा लोकतंत्र कमज़ोर नहीं है, लोकतंत्र कमज़ोर नहीं है, लेकिन इसको जो बताया मैंने कि अपनी सोच, अपने लालच के लिए, अपने स्वार्थ के लिए लोगों ने इसको लूटने का प्रयास किया है। और मुझे उम्मीद है कि आने वाले समय में जनता ऐसे लोगों को सबक सिखाएगी। बिमल जी, मेरे मन में 2 सवाल थे। एक सवाल का जवाब तो आपने दे ही दिया। एक सवाल था जो आपने जवाब दिया, वो सवाल ये था कि सारे राजनीतिक पार्टियां मैक्सिमम बहुत सारे लोक लुभावन वादे करते हैं, जैसे 2 किलो चावल, जो कुछ भी जो मुफ्त में मिलने वाली चीज़ें हैं ना। कभी कभी क्या होते हैं कि सारे मुफ्त में मिलने की वजह से लोग काम करने की इच्छा छोड़ देते हैं, जो उनका जो मेन प्रोफेशन होना चाहिए। जैसे हम किसी परियोजना का बुराई नहीं कर रहे हैं, लेकिन अच्छी बात है, कहीं कहीं ज़रूरत पड़नी चाहिए, कहीं कहीं मुफ्त मिलनी चाहिए, कहीं कहीं मिलनी चाहिए। लेकिन ऐसा ना हो कि इस कंपटीशन, राजनीतिक इस कंपटीशन में सभी को मुफ्त देने के वजह से जो आदमी की जो मूल काम करने जिनका जो प्रोफेशन है वो कहीं छूट ना जाए, और आदमी ये ना समझ बैठे कि मुझे घर में ही बैठना है और घर में बैठे बैठे ये सरकार, तो ये राज्य सरकार हमको ये दे देगी, राशन दे देगी, वो ये पेंशन दे देगा, ये कर देगा, अब मुझे काम करने की ज़रूरत नहीं है। तो इस बारे में आपका क्या विचार है? देखिए, चूँकि आज जो सरकार या सत्ता है ये बड़े घरानों की ओर सिमटती जा रही है, और ये जो मजदूर वर्ग को ये जो दे करके संपत्ति दे करके उसको कमज़ोर बनाती जा रही है कि तुम इसी लालच में पड़े रहो, काम न करो और तुम हमारी गुलामी करते रहो, यही करते रहो, और तुम्हारे बाल बच्चे न पढ़े, बाल बच्चे भी इसी लालच में रह जाए खाने पीने के। और आप देखते हैं कि आज जिस चीज़ को सबसे ज़्यादा मजबूत होना चाहिए, स्वास्थ्य होना चाहिए, शिक्षा होना चाहिए और महिलाओं का विकास होना चाहिए, लेकिन ऐसा हो नहीं पा रहा है, ऐसा हो नहीं पा रहा है। ये बहुत बड़ी समस्या है, और हम जनता को आगाह करेंगे
कि आप जो सोचते हैं कि सरकार तो मुफ्त में हमको चावल देगी, खाना देगी, पेंशन देगी, पेंशन वैसे लोगों को दिया जाना चाहिए जो कि काम करने के लिए लायक नहीं है। आप सिंपल लोगों को भी पेंशन दीजिए, उसको 5 किलो अनाज देते हैं तो वो काम ही नहीं करेगा, प्रोडक्शन नहीं होगा ना। प्रोडक्शन नहीं होगा तो देश का विकास नहीं होगा। आप सिर्फ आप भगवान के भरोसे जनता को कि चलो एक बार तो जीत लें, हमारी गाड़ी चलती ही रहेगी और इन गरीब गुरबा तो ज़िंदगी भर मजदूरी करेगा ही, उसको कम से कम सशक्त बनाने का कोशिश करना चाहिए। आप किसी को रोड पर छोड़ दीजिए कि जाओ तुम भूखे मरो या काम करो, तो देखिए वो निश्चित रूप से काम करेगा, और यदि उसको आप खाना दे दीजिएगा तो काम कभी नहीं करेगा और कल दिन वो आपका बोझ बनेगा। उसी तरह सरकार का भी ये पब्लिक बोझ बनती जा रही है। जी धन्यवाद विमल जी। और एक सवाल था, जैसे आज की राजनीति में दिखता है, हर राजनीतिक पार्टी में लगभग ये जो दल बदलू, कभी अचानक से विचार चेंज हो जाते हैं। हर विभिन्न जितनी राजनीतिक पार्टियां हैं उनके अपने अपने विचार हैं, सभी के सम्मानीय विचार हैं, अपने सब रहते हैं, लेकिन अचानक खासकर जब भी चुनाव आते हैं, नेता यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ, मेंढक जैसे, बंदर जैसे नहीं होते हैं, एक डाली से उस डाली से इस डाली होते रहते हैं। तो ये एक क्या बोलते हैं, राजनीति को बहुत मजाक या फिर पब्लिक को कुछ समझते नहीं है, क्योंकि लोग किसी और को देते हैं, उस नेता को कुछ और समझ के देते हैं, लेकिन जैसे वो नेता जीतता है फिर दूसरा पार्टी में चला जाता है। तो इस पर आपका क्या विचार है? कहता है कि कहीं मौसम की तरह तुम भी बदल तो न जाओगे। और ये भारतीय राजनीति में कहा गया है कि मिलीजुली सरकार जो होती है ना, ये तराजू में मेढक तोलने के बराबर होती है कि आप 9 में 4 मेढक कूद ही जाएगा। और ये ऐसे ही करते हैं जो कि मूल्य विहीन राजनीति, मूल्य आधार, वैल्यू एडेड नॉट वैल्यू विहीन राजनीति के तौर पर ये शासक आता है। और जनता खूब समझ रही है, लेकिन जनता फिर वहीं जो कहते हैं कि ढाक के 3 पार टाइम फिक्स हो जाती है कि जैसे ही उसके पास चाचा आया, भतीजा आया, ये आया, कुछ से कुछ प्रेजेंट कर दिया, वो भी लगा कि वही मेरा भतीजा होगा, कितना सुंदर है, मेरा पैर पकड़ के प्रणाम किया और उस लोग। लेकिन इसलिए आपको मतदान करना चाहिए, हर हाल में मतदान करना चाहिए और आपको सोचना चाहिए कि जो आपको नोट दे, जो शराब दे, जो आपको लोग लुभावन वादे दे, उसको कभी वोट मत दीजिए। आप सोचिए, चिंतन कीजिए। और जिसका नोट है वो लुटाता है, देता है तो किसको खराब लगता है, लेकिन लेके जो नोट देगा उसको वोट कभी मत दीजिए। और ये जाति धर्म को से अलग हट के आप सोचिए, आपने जो 5 वर्षों ने देखा कि किस सरकार ने क्या किया, तो इसको आप देखिए कि किस सरकार ने क्या किया और ये सोच के आप वोट दीजिए ताकि आपका भविष्य अच्छा हो। और जनतंत्र तो जनतंत्र है, क्योंकि जनतंत्र नहीं रहता तो आज इसका कुछ और बुरा हाल होता। लेकिन आप आने वाले शासक को भी देखिए कि वो आपका हित में सोच रहा है या अहित में सोच रहा है, क्योंकि मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा ये सब एक दिखावटी है पब्लिक को अपनी और उसकी भावना को छेड़ने के लिए। बट स्कूल जो है, स्वास्थ्य केंद्र जो है, वो आपका रियल शुभचिंतक है। आप उसके धोखे में मत जाइए, क्योंकि मुझे लगता है कि मंदिर तो बहुत सारे मंदिर हैं जहाँ पर पूजा करने वाला नहीं है, दीपक जलाने वाला नहीं है, और आप उसी मंदिर के नाम पर शिक्षा व्यवस्था देखिए, करोड़ लोग बहा रहा है, लुटा रहा है। और मैं भी पूजा करता हूँ, लेकिन मेरे पूजा में मुझे समझ में नहीं आया ये पूजा क्या होती है। और कर्मण्यवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, हर व्यक्ति को कर्म करना चाहिए, फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। और प्रयत्नहीन प्रार्थना नहीं हो सकती है। इसीलिए आप यदि प्रयत्न करेंगे, आपको यदि इस देश के लोकतंत्र को बचाए रखने का प्रयास करना चाहिए, तो एक आदर्श प्रस्तुत करते हुए आने वाली पीढ़ी को उसमें नैतिकता, अनुशासन, सदाचार और दूरदृष्टि होने की बात उसको बतानी चाहिए। धन्यवाद विमल जी, क्योंकि
बहुत सारे मन में सवाल थे, लेकिन आपने इतना ही अपने अच्छे विचार व्यक्त किए कि जो मन में सवाल आ रही थी वो सारे सवालों के आपने जवाब दे ही दिया लगभग। और अंत में मैं आपसे यही गुजारिश करता हूं कि इस यूट्यूब चैनल के द्वारा आप जनता को, आपके जो दर्शक हैं उनको आप इस आगामी चुनाव में क्या संदेश देना चाहते हैं? मेरा संदेश है कि आपको चुनाव के दिन दुनिया का हर काम को छोड़ के पहले मतदान करना चाहिए। आपको वहाँ सोचना चाहिए। मैं सोच के जा रहा हूँ कि मैं क्या करूँ, किसको वोट दूँ, लेकिन उस समय एट द 11th आवर जब व्हेन आई एम गेटिंग और ट्राइंग टू वोटिंग, उस समय आपका दिमाग को जरा एकदम बहुत गूढ़ रंग से, बहुत कूल ढंग से सोचना चाहिए कि मैं अपने लिए जो सुयोग्य हो, जो कि आपके बीच कभी कभार आता हो, उसको वोट दीजिए। और वो जो वोट कटुआ जो है उसको न दीजिए, जो नोटों का बंडल लेके घूमता है उसको न दीजिए, और जो आपको जो वो हटिया में बैठा के सोमरस पिलाता है उसको मत दीजिए। आपको सही ढंग से अपने उम्मीदवार का चयन करने हुए फर्स्ट मतदान कीजिए, तब आके घर में खाना बनाइए, उसके बाद हर जोतिए, काम कीजिए, लेकिन पहला काम आपको मतदान करना है, क्योंकि आपके एक मत से सरकार बनती और बिगड़ती है। और आपको अपने एकदम निष्पक्ष ढंग से आपको चुनाव करना है। इसकी आने वाले समय में भारतीय जनता को मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं, अग्रिम बधाई कि आप कामयाब होवें एक सफल सरकार बनवाने में। और किसी के बात में न वोट पर, न नोट, न जात पर, न पात पर, न नोट पर, न वो सोमरस पर, आपको वोट देना है अपने विचारों पर। बहुत बहुत धन्यवाद विमल जी, आपसे बहुत अच्छी चर्चा हुई राजनीति को लेकर के। धन्यवाद। आपको भी कुजूर साहब, आपने जिस तरह का प्रश्न पूछा आपको भी बहुत धन्यवाद। और आपने अपने इन सुंदर सुंदर प्रश्नों से जो मेरे दिल को झकझोरने की कोशिश की है। मैं बीइंग ए टीचर, बीइंग ए पॉलिटिकल थिंकर, बीइंग ए यूट्यूबर, आई हैव ट्राइड टू प्रेजेंट माय व्यू फॉर कमिंग इलेक्शन विथ